नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने ये फ्री क्लासेस यहाँ पे चलाई हुई हैं। 1 मार्च से ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और स्टार्टिंग की है हमने एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्टिंग की है और बिल्कुल आपके शुरुआत से करवाया जा रहा है। हड़प्पा से लेके जो मेन टॉपिक्स आएंगे, जैसे हड़प्पा आ गया, उसके बाद बौद्ध धर्म आएगा, उसके बाद जैन धर्म आएगा, सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। टॉप 500 क्वेश्चन यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के करवाए जाएंगे और ऐसे ही हर सब्जेक्ट के टॉप 500 क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे। इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के 500 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ऐसे ही लगातार हर सब्जेक्ट के जो यहाँ पे सब्जेक्ट बताए गए हैं कि हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल के ऑफिशियल सिलेबस में जो सब्जेक्ट बताए गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, हरियाणा जीके हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सभी सब्जेक्ट के टॉप 500 क्वेश्चन हम यहाँ पे आपसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज को तब तक कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्ज़ाम नहीं हो जाता। अभी पहले इनका फिजिकल लिया जाएगा, पहले फिजिकल होगा, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए ये क्लासेस यहाँ पे लगवाई जा रही हैं। लगभग 5000 क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको करवाएंगे लिखित परीक्षा से पहले। अगर परीक्षा आगे हो जाती है, मतलब जब भी परीक्षा हो जाए, कंटेंट की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में कंटेंट मिलने वाला है। बस आपको डेडिकेशन और हार्ड वर्क करना है, इस सीरीज को फॉलो करना है। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हरियाणा पुलिस में हो जाएगा अगर आप हमारे बताए अनुसार अपना जो स्टडी प्लान है वो करेंगे। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक डाल दूंगा। फेसबुक पेज है जो स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन का, वहाँ से आप डायरेक्ट हमसे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है, सजेशन है, कुछ भी आप हमसे टॉक करना चाहते हैं, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही परीक्षा आपकी नज़दीक आ जाएगी या फिर आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो निर्धारित कर दी जाएगी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, तो हम लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। तो बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और इन वीडियो सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इस फ्री वीडियो सीरीज का लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, प्राचीन भारत का ये तीसरा पार्ट आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछा गया है जो हड़प्पा सभ्यता है उसका दक्षिणतम स्थल कौन सा है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे पहले ऑप्शन में दायमाबाद कहा गया है, दूसरा ऑप्शन कालीबंगा में है, तीसरा ऑप्शन लोथल है, या फिर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएगा बनावली है। तो हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है। मैं ये भी बता दूं कि आप इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जितना भी आपको स्कोर बन रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतना मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, इतने आप अपना जो ऑप्शन है या फिर आंसर है सोच लीजिएगा और अपना दिमाग में ही उस ऑप्शन को करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल है वो है दायमाबाद। तो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, हड़प्पा सभ्यता का जो दक्षिणी स्थल है वो दायमाबाद है और जो उत्तरी स्थल है वो है जम्मू कश्मीर का मांडा। जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। और ये हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तरी स्थल है वो है, अब आप मुझे पश्चिमी स्थल बताएंगे, जो हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल है वो कहाँ पर है। और जो एक और स्थान बच गया पश्चिमी, उत्तरी मैंने बता दिया है और ये दक्षिणी हो गया है। तो उसके बाद आप ये बताएंगे मुझे, पूर्वी बताएंगे और पश्चिमी बताएंगे। तो ये दोनों आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी और पश्चिमी स्थल कहाँ पर है। तो आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे देख लीजिएगा हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है आइए देख लेते हैं। चतुर्भुज आकार की है हड़प्पा सभ्यता, गोलाकार आकार की है हड़प्पा सभ्यता, त्रिभुजा आकार की है हड़प्पा सभ्यता, या फिर सभी प्रकार की हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये त्रिभुजा आकार की है हड़प्पा सभ्यता। तो आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत की भूमि पर हड़प्पा सभ्यता फैली है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैली हुई है। और जो इसका आकार है वो मैंने बता दिया, त्रिभुजा आकार की है। और जो इसके स्थल हैं मैंने ऊपर बता दिए, 2 स्थल इसके दक्षिणी और उत्तरी मैंने बता दिया है, पूर्वी और पश्चिमी स्थल आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, यहाँ पे देख लीजिए, हड़प्पा माफ़ कीजिएगा 1826 में हड़प्पा के टीले या फिर अवशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो विलियम स्मिथ ने जानकारी दी थी, जेम्स नील ने दी थी, चार्ल्स मैसान ने दी थी, या फिर जॉन स्मिथ के द्वारा दी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये चार्ल्स मेसान के द्वारा ये जानकारी दी गई थी। 1826 में हड़प्पा के टीले या अवशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी दी थी चार्ल्स मेसान ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता का नियमित उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे कहेंगे कि 1921 इसका राइट आंसर हो सकता है, बट यहाँ पे शब्द आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पे नियमित उत्खनन पूछा गया है, तो नियमित उत्खनन जो हड़प्पा सभ्यता का हुआ था वो 1923 में हुआ था, 1925 में हुआ था, 1922 में हुआ था, या फिर 1928 में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हड़प्पा सभ्यता का नियमित उत्खनन हुआ था वो 1923 में हुआ था। आइए थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं। जो मोहनजोदड़ो का, माफ़ कीजिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने, ये पाकिस्तान के पंजाब में था उस टाइम मोंटोगोमरी संप्रीति साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में। उसके बाद जो वर्ष 1923 से इसका नियमित उत्खनन प्रारंभ हो गया था। तो इतनी आपको जानकारी यहाँ पे रखनी है। मुझे लगता है कि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा आपको, या तो 1921 देगा या 1923 देगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। और नियमित उत्खनन आप थोड़ा सा रिमेंबर रखिएगा, नियमित उत्खनन कब से स्टार्ट हुआ इसका? 1923 से हो गया था। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आइए देख लेते हैं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, देख लेते हैं, कब्रों का टीला होता है, मृत्यु का ढेर होता है, मृतकों का टीला होता है, या फिर सभी होता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मृतकों का टीला होता है। जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, सिंध प्रांत के लकराना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? यहाँ पे ये पूछा गया है, वीके सिंह के द्वारा की गई थी, जेपी नारायण जी के द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, या फिर राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। आइए थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी। राखलदास बनर्जी, ये भी आप रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा, जो राखलदास बनर्जी थे इनका जन्म मुर्शिदाबाद में 12 अप्रैल 1885 को हुआ था, और जो मोहनजोदड़ो की खोज थी वो 1922 में की गई थी, ये याद रखिएगा आप थोड़ा सा। और जो ये थे इनकी खोज करने वाले राखलदास बनर्जी, इनका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1885 को। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहाँ पे ये पूछा गया है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है, मोहनजोदड़ो की कब खोज हुई थी? 1921 में हुई थी, 1920 में हुई थी, 1925 में हुई थी, या फिर 1922 में हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1922 में हुई थी मोहनजोदड़ो की खोज। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी तो मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो जो पुरातत्व स्थल है, इसका सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक कौन सा है? वृहत अनागार है और वृहत स्नानागार है, दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वृहत स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो का ये सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ये पूछा गया है। तो विशाल अन्नागार है, वृहत स्नानागार है, नेक्स्ट आ जाएंगे हम राजा के सोने के लिए कक्ष है, या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो क्वेश्चन नंबर 8 का माफ़ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर विशाल अन्नागार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ये है विशाल अन्नागार। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है मोहनजोदड़ो में सड़कों के एक दूसरे को, मतलब मोहनजोदड़ो में जो सड़क थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटने को क्या नाम दिया गया है? मतलब जो मोहनजोदड़ो में सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, उसको क्या कहा जाता था? ऑक्सफोर्ड रायल कहा जाता था, ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था, चतुष्कोण कहा जाता या फिर त्रिकोण कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया चहुंदड़ो की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? एक चहुंदड़ो भी पुरातत्व स्थल है, तो इसकी खोज कब की गई थी? 1923 में की गई थी, 1922 में की गई थी, 1932 में की गई थी या फिर 1931 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये 1931 में चहुंदड़ो की खोज की गई थी और ये चहुंदड़ो जो पुरातात्विक स्थल है ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया? चहुंदड़ो की खोज किसने की थी? जो चहुंदड़ो थी उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये एमजी मजूमदार के द्वारा की गई थी, राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी, वीके सिंह के द्वारा की गई थी या फिर दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो चहुंदड़ो पुरातात्विक स्थल थी इसकी खोज एमजी मजूमदार जी के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया डैश एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंट मिली है। तो कौन सा ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंट मिली है? चहुंदड़ो से मिली है, बनावली से मिली है, लोथल से मिली है या फिर सुक्ता गैंडोर से मिली है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये चहुंदड़ो से जो है हमें वर्गाकार ईंट मिली है। और चहुंदड़ो के बारे में ये बता दूं, जो चहुंदड़ो पुरातात्विक स्थल है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर पड़ता है और जो मोहनजोदड़ो स्थल है पाकिस्तान के अंदर वहाँ से ये 130 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। मतलब आप इतना याद रखिएगा, जो ये चहुंदड़ो जो पुरातात्विक स्थल है ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर दक्षिण में पड़ता है और ये वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर आता है, ये जो चहुंदड़ो पुरातात्विक स्थल है। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया डॉक्टर SR राव ने लोथल की खोज कब की गई थी? तो लोथल की खोज कब की गई थी आइए देख लेते हैं। 1953 में की थी, 1954 में की थी, 1951 में की गई थी या फिर 1958 में की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये 1954 में की गई थी लोथल की खोज डॉक्टर SR राव के द्वारा 1954 में। और आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि जो लोथल पुरातात्विक स्थल है ये कहाँ पर है, मतलब भारत के किस राज्य में है ये लोथल पुरातात्विक स्थल? तो इतना आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? जो लोथल एक जगह पुरातात्विक स्थल है उस समय लोथल की एक विशेषता क्या होती थी? किस लिए विख्यात सुप्रसिद्ध था जो लोथल था? जहाज़ों की गोदी के लिए प्रसिद्ध था, मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था या फिर काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जहाज़ों की गोदी के लिए लोथल जो जगह होती थी वो सर्वाधिक प्रसिद्ध होती थी उस टाइम की। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, इस स्थल की खोज किसने की थी? तो पहले तो यही एक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, जो कालीबंगा पुरातात्विक स्थल है ये राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान में भी पर्टिकुलर जगह हनुमानगढ़ जिला, वहाँ पर ये जगह पड़ती है कालीबंगा। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी, वीके सिंह के द्वारा की गई थी, अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी या फिर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो ये अमलानंद घोष जी के द्वारा की गई थी। कालीबंगा की खोज की गई थी। और जो थोड़ी सी जानकारी मैं बता देता हूँ इसके बारे में, कालीबंगा है जो 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक ये प्राचीन मानी जाती है। कालीबंगा जो पुरातात्विक स्थल है इसको 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन माना जाता है। और सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो अमलानंद घोष इसका राइट आंसर है। और अमलानंद घोष जी के द्वारा कालीबंगा की खोज कब की गई थी? तो ये 1952 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया धोलावीरा पुरास्थल कहाँ अवस्थित है? जो धोलावीरा पुरातात्विक स्थल है ये कहाँ पर है? कच्छ के रन में अवस्थित है, लोथल में अवस्थित है, कालीबंगा में अवस्थित है या फिर चहुंदड़ो में अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो धोलावीरा पुरातात्विक स्थल है ये कच्छ के रन में अवस्थित है। और पर्टिकुलर आप हमें ये बताएंगे कि धोलावीरा पुरातात्विक स्थल है ये भारत के किस स्टेट में पड़ता है? कच्छ के रन से तो वैसे आप समझ ही गए होंगे कि किस स्टेट में अवस्थित है, फिर भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि किस राज्य में ये पड़ता है धोलावीरा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में धोलावीरा की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। अमलानंद घोष जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। तो राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी, वीके सिंह के द्वारा की गई थी या फिर जेपी जोशी जी के द्वारा की गई थी? तो एक बार और रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। जो धोलावीरा की खोज थी वो किसके द्वारा की गई थी 1967-68 में? पहले तो आपको ये याद रखना है जो धोलावीरा पुरातात्विक स्थल था इसकी खोज 1967-68 में की गई थी। और जो इसकी खोज थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जेपी जोशी जी के द्वारा की गई थी इनकी खोज 1967-68 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है सुरकोटड़ा अवस्थित कहाँ है? जो सुरकोटड़ा है ये भी एक पुरातात्विक स्थल है। और ये पूछा गया है कि इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? तो चहुंदड़ो में अवस्थित है, सुक्ता गेंडोर में अवस्थित है, मांडा में अवस्थित है या फिर कच्छ में अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कच्छ में अवस्थित है। सुरकोटड़ा कहाँ पर अवस्थित है? ये कच्छ में अवस्थित है। तो आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। जो सुरकोटड़ा है ये गुजरात में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। कच्छ आपको पता ही है गुजरात के अंदर अवस्थित है। तो सुरकोटड़ा गुजरात में अवस्थित है। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और जो गुजरात है कच्छ जिले में ये अवस्थित है। सुरकोटड़ा की खोज किसने की थी? ये आपको मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है। सुरकोटड़ा की खोज 1964 में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सुरकोटड़ा की खोज 1964 में जगपति जोशी जी के द्वारा की गई थी। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? जो दैमाबाद है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अवस्थित है, इतना आपको याद रखना है। जो दैमाबाद है वो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अवस्थित है। और यह किस नदी के किनारे अवस्थित है ये आपको बताना है। परवर नदी के बाएं किनारे पर, सरस्वती नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के दाएं तट पर या फिर रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये है दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवर नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। राखीगढ़ी कहाँ अवस्थित है? आई होप आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया राखीगढ़ी कहाँ पर अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है, राजस्थान में अवस्थित है, हरियाणा में अवस्थित है या फिर महाराष्ट्र में अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो राखी गढ़ी कहाँ अवस्थित है? ये हरियाणा में अवस्थित है। और आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो राखी गढ़ी है वो हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में ये राखी गढ़ी जगह पड़ती है और सरस्वती तथा ध्वजदती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। ये राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धोलावीरा के बाद दूसरा विशालतम ऐतिहासिक नगर है। माफ़ कीजिएगा, दूसरा मैंने गलत बता दिया। भारतीय जो क्षेत्र हैं उनमें ये पहले स्थान पर आता है राखी गढ़ी। और इसकी जो प्रमुख नदी थी वो घग्गर थी। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है राखी गढ़ी के बारे में। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो ये भारत का सबसे बृहत्तम मतलब अगर बड़े में पूछेंगे तो भारत का सबसे बड़ा ये राखी गढ़ी है, धोलावीरा नहीं है। आप वो पहले होता था बट अब खोज और कर ली गई है और नई जानकारी के अकॉर्डिंग अब राखी गढ़ी ही भारतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा ये हड़प्पा का स्थल है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखी गढ़ी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है, घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है, सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है या फिर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है? तो सिंधु नदी तो हरियाणा में आ ही नहीं सकती, तो क्वेश्चन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाएंगे हम ऊपर ऑप्शन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। इतना आपको याद रखना है। जो ये राखी गढ़ी है ये हरियाणा में पड़ता है और ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 को यहाँ पे देख लेते हैं। वर्ष 1969 में राखी गढ़ी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सूरजभान जी के द्वारा की गई थी, जेपी जोशी जी के द्वारा की गई थी, अमलानंद घोष जी के द्वारा की गई थी या फिर वीके सिंह के द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये सूरजभान जी के द्वारा राखी गढ़ी की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1969 में इसकी खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में देख लेते हैं। रंगपुर पुरातात्विक स्थल पूछा गया है, कहाँ पर अवस्थित है? तो जो रंगपुर पुरातात्विक स्थल है सौराष्ट्र में अवस्थित है, रंगपुर में अवस्थित है, लोथल में अवस्थित है या फिर बनावली में अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सौराष्ट्र में अवस्थित है। जो रंगपुर पुरातात्विक स्थल है ये सौराष्ट्र में अवस्थित है। और जो आइए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो रंगपुर है वो गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में एक नदी है जिसका नाम है सुख भादर नदी है, उसके समीप ये अवस्थित है। और इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953-54 में रंगनाथ राव जी के द्वारा की गई थी। इतना आपको याद रखना है। जो रंगपुर ये पुरातात्विक स्थल है ये गुजरात में अवस्थित है। और किस नदी के अवस्थित है ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि रंगपुर जो पुरातात्विक स्थल है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये सुख भादर एक नदी है गुजरात में, उसके किनारे ये अवस्थित है। और इस स्थल की खुदाई 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 पर, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो जो लास्ट क्वेश्चन में कहा गया सुक्तागेंडोर पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सुक्तागेंडोर मैं पहले ही बता चुका हूँ पाकिस्तान के अंदर ये स्थल अवस्थित है, पुरातात्विक स्थल। तो ये दास्त नदी के किनारे अवस्थित है, रावी नदी के किनारे अवस्थित है, सतलुज नदी के किनारे अवस्थित है या फिर सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो सुक्तागेंडोर पुरातात्विक स्थल है ये दास्त नदी के किनारे अवस्थित है। और इसकी बात थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये जो सुक्तागेंडोर जगह है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अवस्थित है। और जो ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? दास्त नदी के किनारे अवस्थित है। और ये दक्षिणतम स्थल भी माना जाता है हड़प्पा संस्कृति का। और माफ़ कीजिएगा दक्षिणतम मैंने गलत बता दिया, पश्चिमी बस्ती है कहा जाती है हड़प्पा संस्कृति की, सुदूर पश्चिमतम बस्ती है। और इसकी खोज 1927 में ऑरेल स्टाइन जी के द्वारा की गई थी। तो इतना भी याद रखना है, 1927 में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ऑरेल स्टाइन जी के द्वारा की गई थी। वर्तमान में ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, दास्त नदी के किनारे अवस्थित है और ये हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती है। इतना आपको याद रखना है।
तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, और ये एंशियंट हिस्ट्री का थर्ड पार्ट था। डेली रोज़ रात को 8 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, तो डेली आप इन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। धीरे धीरे जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करते चलेंगे और हमारा लेक्चर सुनते चलेंगे, आप सुन भी लेंगे तो उतना भी काफ़ी होगा। कितनी जानकारी तो मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में वैसे बता देता हूँ कि ये स्थान कहाँ पर पड़ता है, किसने इसकी खुदाई की, तो ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रखना है, इसीलिए डीपली यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत से तो तैयारी करवाई जा रही है हरियाणा पुलिस की, बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है। तो आप अच्छे से जल्दी इन वीडियो को बस आपको इतना करना है कि डेडिकेटेड तरीके से फॉलो करना है, देखना है, और अपने सारे मित्रों दोस्तों जो भी हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ स्टैटिक जीके जहाँ भी आती है, इंडिया जीके जिस भी एग्ज़ाम में आती है, नॉर्मली आजकल सभी एग्ज़ाम्स में आती है इंडिया जीके, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें अगर इंडिया जीके आती है तो वहाँ पर भी ये वीडियो आपको डेफिनेटली काम आने वाली है। तो इन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, जैसे ही आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तब आपको पता चलेगा इन वीडियोज़ का जो कंटेंट था वो कितना वैल्यूएबल कंटेंट था, तब आपको पता चलेगा। जल्दी से जल्दी इन वीडियोस को आप देखते रहिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कमेंट है, हमसे चैट करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी फेसबुक प्रोफाइल का मतलब फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट हमसे चैट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। कई बार यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन भेजने में देरी कर देता है या फिर कई बार नोटिफिकेशन भेज नहीं पाता, उस केस में आपको टेलीग्राम पर एट ए टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।